कलम की धार तलवार से तेज होती है, लेकिन सरकार विरोधी लेखकों की कलम या तो मंद पड़ गई है या नाम की मोहताज हो गई। शायद इसकी वजह कुछ लेखकी जमात में पुरस्कार वापस कर अखबार की सुर्खियां बटोरने की होड़ सी लग गई है। कुछ लेखकों द्वारा पुरस्कार वापस करना भले ही मोदी सरकार पर उंगली खड़ी करने का एक हथियार बन गया हो, लेकिन ये लेखक आखिर उन सवालों से कैसे बच सकते हैं जो देश की आवाम इनसे पूछ रही है। दार्शनिक और विचारकों के देश भारत में क्या पुरस्कार वापस करने वाले चंद लेखकों को ही पूरे भारत की आवाज मान लिया जाए? याद रखिए, युवाओं के सबसे पसंदीदा लेखक चेतन भगत, हिंदी के सबसे बड़े कवि गोपाल दास नीरज और बॉलीवुड के नामी गीतकार लेखक गुलजार वो नाम हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन इन्होंने कभी मोदी सरकार को असहिष्णुता के लिए नहीं घेरा। शांति के लिए दुनिया के सबसे अहम पुरस्कार नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी ने ना तो भारत में किसी असहिष्णुता की ओर इशारा किया, ना ही सरकार को कभी घेरा। शांति के एक और अग्रदूत और नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा तो अपने को सबसे सुरक्षित भारत में ही महसूस कर रहे हैं और फिर दोबारा भारत में ही जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। दलाई लामा ने एक समाचार पत्र से इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं अपने निर्वासित जीवन के अधूरे रह गए कामों को पूरा करने के लिए भारत में पुनर्जन्म लेना चाहूंगा। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन तो इस लेखकीय ड्रामेबाजी जमात का ये बोलकर खंडन कर चुकी हैं कि सहिष्णुता के पैरोकार उस वक्त कहां थे जब इस्लामिक कट्टरपंथी उन पर हमला कर रहे थे। उदय प्रकाश, नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी, उर्दू लेखक रहमान अब्बास और मुनव्वर राणा साहब क्या इस बात का जवाब देंगे कि उनका विरोध उस वक्त कहां था जब हिंदी लेखकों की कृतियों के केंद्र बिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मां कौशल्या को MIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को चरित्रा बताकर खुलेआम सहिष्णुता का चीरहरण कर रहे थे। इन लेखकों को ये भी जवाब देना होगा कि जब इंदिरा गांधी सरकार ने अभिव्यक्ति के अधिकार की हत्या कर दी थी तो उनकी कलम क्यों खामोश थी? 1984 के दंगे क्या इन लेखकों को भारत की एकता की संस्कृति पर चोट नहीं दिखे? नयनतारा सहगल ने तो इन दंगों के बाद भी साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण किया। क्या ये लेखक उस वक्त इसलिए खामोश थे क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार में विरोधी आवाजें उठाने वालों को सीधे जेल में डालने के आदेश दिए गए थे? और अब नरेंद्र मोदी सरकार की लोकतांत्रिक सहिष्णुता का ये लेखक दुरुपयोग कर रहे हैं। देश को अस्थिर करना, जनता द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर देश की सरकार को कमजोर करना क्या देश के विरुद्ध अपराध नहीं? क्या ये देशद्रोह नहीं? ये वो सवाल हैं जो देश का हर एक नागरिक इन तथाकथित साहित्यकारों से पूछ रहा है। उर्दू के मशहूर शायर जनाब मुनव्वर राणा साहब ने साहित्य अकादमी का पुरस्कार वापस करने की माकूल जगह चुनी एक न्यूज चैनल का लाइव प्रोग्राम। शायद इन लेखकों को कानून, नियम और संविधान का इतना भी ज्ञान नहीं कि किस काम के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। क्या किसी राज्य में होने वाली हत्या, दंगा और हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है? जिन दो घटनाओं का आधार बनाकर साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस किए जा रहे हैं, वे दोनों घटनाएं ऐसे राज्यों में घटी जहां बीजेपी की सरकार तक नहीं है। अखलाक की हत्या सपा सरकार में हुई और प्रोफेसर कालबुर्गी की हत्या कांग्रेस शासित कर्नाटक में हुई। इसके लिए केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्योंकि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी और अधिकार राज्य सरकार को दिए गए हैं और यदि केंद्र इसमें हस्तक्षेप करता है तो इसे संघीय व्यवस्था के विरुद्ध माना जाता है। हमें एक और तथ्य पर गौर करने की जरूरत है कि आज साहित्यकार जिन पुरस्कारों को वापस कर रहे हैं उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये पुरस्कार साहित्य अकादमी ने दिए हैं और ये अकादमी देश की बौद्धिकता को पहचान देने का एक मंच है। कहा जाता है कि कलम वो दिला सकती है जो तलवार नहीं। लेखक का विरोध और आक्रोश उसकी कलम से जाहिर होता है यदि उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता और लेखन का कौशल है।
गौरतलब है कि शर्ली अब्दे पर आतंकी हमले के बाद भी इस पत्रिका ने अपने विरोध और आक्रोश का जरिया अपनी अभिव्यक्ति और लेखन को ही रखा। अमेरिका के तमाम दबाव के बाद भी जूलियन असांजे ने अपना लेखन बंद नहीं किया और अपने विरोध में इन कलम के पैरोकारों ने कभी राजनीति नहीं की। और आज भारत के कुछ साहित्यकार शायद इसीलिए राजनीति कर रहे हैं क्योंकि इनके कलम की धार मंद पड़ गई है और पद व नाम की चाहत इन्हें चुप नहीं बैठने दे रही है। For more videos, subscribe, follow and like.